हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इग्नू हब विद बिस्ट के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 24 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CHE 8 लैब प्रैक्टिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट रहने वाले भाई आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आगे क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे यहाँ से CHE 8 में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हीटिंग, कूलिंग और स्ट्रिंग एंड फिल्ट्रेशन। इन चारों के बाद स्ट्रिंग फिल्ट्रेशन इम्पोर्टेंट ऑपरेशन वाइडली यूज इन बोथ प्रिपेटरी एंड क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि जो ये चारों का इस्तेमाल है, हीटिंग, कूलिंग, स्ट्रिंग और फिल्ट्रेशन का, ये चार चीज़ है, दो प्रिपेटरी में भी और क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब क्या इन चारों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि भाई हीटिंग मेथड क्या होता है, कूलिंग मेथड क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है। अगर मैं तुम्हारे बात करूं किसकी, अगर हीटिंग मेथड की मैं बात करूं तुम्हारे, तो हीटिंग मेथड क्या होता है, हीटिंग क्या करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है भाई, तुम्हारे केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ आते हैं हीटिंग मेथड में, एक होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन और एक होता है इनऑर्गेनिक रिएक्शन। दो चीज़ें होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जो मॉलिकुलर रिएक्शन होती है, और इनऑर्गेनिक रिएक्शन कौन सी होती है, जो आयनिक एंड ऑफ्टन इंस्टेंटेनियस होती है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो भाई क्या होती है, तुम्हारी स्लो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तुम्हारी स्लो रिएक्शन होती है देन इनऑर्गेनिक क्या है, रिएक्शन से। अब ये होता है कि जो हीटिंग मेथड में जो जो डिवाइसेस होते हैं, तो ये चार डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। कि पूछ सकता है कि भाई कि तुम्हारे जो हीटिंग मेथड में कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट हीटिंग, बर्नर पे हीटिंग करना, वात बाथ, वाटर बाथ, ऑयल बाथ एंड क्या है, सैंड बाथ। तो ये चार चीज़ें हैं जो तुम्हारी क्या है, हीटिंग डिवाइस में काम आती है। उसके बाद लिखा इन केस डायरेक्ट हीटिंग हैज़ टू बी डन इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ वायर गेज। इस पर क्वेश्चन आता है कि अगर तुम डायरेक्ट हीट करोगे तो तुम्हें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो तुम्हें किसका इस्तेमाल करना चाहिए भाई, वायर गेज का तुम्हें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है। अब जैसे मैंने ऊपर दिया कि जो वाटर बाथ इज यूज्ड, ठीक है, अब इस पर क्या है, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है कि वाटर बाथ इज यूज्ड एज हीटिंग फॉर टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बाथ को हम हीट कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो ऑयल बाथ और जो सैंड बाथ है उसको 100 डिग्री से अबव क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें तुम्हारे ये है, एक ये वाला क्वेश्चन आ गया और एक ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगर, उसके बाद आता है अगर हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे अंदर रिफ्लक्स। कि अगर मैं हीटिंग करता हूँ रिफ्लक्स के अंदर तो क्या होगा, तब क्या होगा कि इन केस ऑफ अ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इन एयर कंडीशनर में बी यूज्ड। और इसमें क्या, रिएक्शन मिक्सर हैज़ टू बी ऑफ्टन हीटेड अंडर रिफ्लक्स टू प्रिवेंट। कि जो हीटिंग करते हैं रिफ्लक्स के अंदर, तो हम क्यों करते हैं भाई इसके अंदर, तो ये है, तो इसका आंसर ये है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वॉलेटाइल रिएजेंट एंड सॉल्वेंट। कि जो बचा सके हम वॉलेटाइल रिएजेंट और सॉल्वेंट को, वॉलेटाइल रिएजेंट को प्रिवेंट बचा सके हीटिंग करने से। ठीक है, तो इसलिए है। उसके बाद आते हैं कि भाई हमारा जो मेथड है दूसरा, कूलिंग मेथड, जो दूसरे टाइप का है कूलिंग मेथड। अब कूलिंग मेथड में क्या होता है, जो ठंडा करते हैं, ठंडा करने के लिए क्या होता है, फाइनली क्रस्ट आइस इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर। अगर हमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर तक कूल करना है तो हम फाइनली क्रस्ट ऑयल का क्या, आइस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें 0 डिग्री से नीचे हमें अगर हमें कूल करना है तो हमें क्या करना है, NaCl और क्रस्ट ऑयल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, NaCl और किसका इस्तेमाल करना है कि हमें NaCl और क्या, क्रस्ट ऑयल, हमें आइस का क्या करना, इस्तेमाल करना। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। इन केस ऑफ हाइड्रोजीनियस रिएक्शन मिक्सर यील्ड कैन बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बाय स्ट्रिंग। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सर है तो उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए काम आता है। तो क्या काम आता है, स्ट्रिंग क्या काम आता है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन की यील्ड को बढ़ाने में काम आता है। ये चीज़ ही हो गया। ठीक है, और स्ट्रिंग, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारा क्या है स्ट्रिंग होता है वो दो प्रकार से भाई डन होता है। या तो तेरे
मैकेनिकल होगा या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो तेरा स्ट्रिंग है वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो ये दो प्रकार से तुम्हारे हो सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेयर्स हो गए। अगला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारा क्या हो गया, तीसरा आ गया शायद, सॉरी चौथा है ये, इनऑर्गेनिक लेबोरेटरी फिल्ट्रेशन कॉमनली यूज टेक्निक। एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो ऑर्गेनिक लेबोरेटरी में सबसे कॉमनली टेक्निक कौन सी है, तो कौन सी आती है, फिल्ट्रेशन आती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। फिल्ट्रेशन कैन बी कैरिड आउट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, जो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। जो रिड्यूस प्रेशर पे होगा उसको हम क्या बोले जाएंगे, सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। तो दो प्रकार के यहाँ पर फिल्ट्रेशन आते हैं, जो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो ऑर्गेनिक ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन होगा, और जो रिड्यूस प्रेशर होगा तो उसको सूक्ष्म फिल्ट्रेशन कहेंगे। उसके बाद आता है जो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन इज कंसिडरेबली एसिलेटेड, कि ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, कि उसके एसलेट करने के लिए, कि ये जल्दी से काम करे, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, फ्लूटर पेपर का हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या कर सके, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया एंड थस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को क्या कर सके, वो बढ़ा सके जब ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन में हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है कि रैपिड फिल्ट्रेशन करना है, तो ये किसका इस्तेमाल करना चाहिए, सूक्ष्म फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करने क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि दो चीज़ मैंने तेरे को दो चीज़ बताई मैंने आपको, एक ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन और एक होता है सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। तो रैपिड फिल्ट्रेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सूक्ष्म फिल्ट्रेशन क्या होता है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब जो मैंने लिखे पीछे 3-4 पेज तो उसके क्वेश्चन है, तो आप इसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा है। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया स्टीयरिंग के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक ये हो गया, फिल्ट्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड प्रेशर, उसको सूक्ष्म फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन हम कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ये भी आ गया, तो इसको देख लेना, आपको मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद होगा कि एनहाइड्रस MgSO4 इज़ ए गुड जर्नल पर्पस ड्राइंग एजेंट, सुखाने के लिए जो काम आता नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या है, एनहाइड्रस MgSO4 क्या है, एक गुड पर्पस ड्राइंग एजेंट है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। क्रिस्टलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्योरीफिकेशन टेक्निक फॉर सॉलिड। हमें पता है तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भाई, प्योरीफिकेशन करने के लिए होता है, जो हम क्रिस्टल बन के वो अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए सॉलिड के लिए जो अगर इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो कौन सी है भाई, तेरी क्रिस्टलेशन क्या है टेक्निक आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव प्योरीफिकेशन ऑफ बाय सब्लिमेशन। अब हमारा क्या होता है कि सबसे पहले भाई सब्लिमेशन क्या हो जाता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है जब हम जैसे हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो जो क्या है, जो पूरी तरह से घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को पानी में डालेंगे तो नीचे घुल जाएगा, तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन, जो रह जाता है चीज़। तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्राइटेरिया इफेक्टिव प्योरीफिकेशन रिक्वायर दैट, दो चीज़ें चाहिए होती है। द कंपाउंड टू बी प्योरीफाइड मस्ट है रिलेटिवली हाई, एक तो हाई वेपर प्रेशर होना चाहिए। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट है वेपर प्रेशर सबसे लोअर, और एक इम्प्योरिटीज़ का लोअर होना चाहिए दैन प्योरीफाइड के मुकाबले, यानी प्योरीफाइड का ज़्यादा होना चाहिए और इम्प्योरिटीज़ का कम होना चाहिए वेपर प्रेशर। ये चीज़ हो गया। अब आ गया कि भाई डिस्टिलेशन। ठीक है, आपने डिस्टिलेशन दो पढ़ेंगे, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कि लिक्विड को प्योरीफाइड किससे किया जाता है, लिक्विड को प्योरीफाइड किया जाता है डिस्टिलेशन से प्योरीफाइड किया जाता है। ठीक है, और मैंने आज जैसे आपको बताया कि डिस्टिलेशन दो प्रकार के होता है, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिंपल डिस्टिलेशन में कैसे पता लगा जाए लिक्विड का, तो इसमें क्या होता है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 80 से ज़्यादा होता है, 80 या 80 से ज़्यादा होता है लिक्विड का, जो सिंपल डिस्टिलेशन में हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दो लिक्विड का भाई वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इन दोनों में डिफरेंस कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, वो बॉयल होता है 80 और 80 से ज़्यादा है, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आता है वो बहुत ही कम आता है।
ये चीज़ हमने क्या है डिस्टिलेशन देख ली। उसके बाद होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तो आपने पढ़ा भी होगा 12th में। क्रोमेटोग्राफी किससे होता है भाई, तुम्हारा कलर से होता है, कलर देने से होता है। ये आता है आपका क्रोमेटोग्राफी के अंदर। क्रोमेटोग्राफी सेपरेट डिपेंड ऑन द डिफरेंसेस इन द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, जैसे मैंने आप पे लिखा, यहाँ पे लिखा कि इस पे क्वेश्चन बनेगा कि क्रोमेटोग्राफी कैसे सेपरेट होगा। तो वो सेपरेट होगा डिफरेंस इन दी पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट। जो पार्टीशन कोफिशिएंट होगा कंपोनेंट का उस पर डिपेंड करता हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, ये के, जो कि क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन स्टेशनरी फेज और अपॉन में मोबाइल फेज पे ये चीज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। स्टेशनरी फेज को क्या कहा जाता है, अब्जॉर्बेंट कहा जाता है। और मोबाइल फेज को क्या बोला जाता है, आपका बोला जाता है इल्यूटेंट बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, वही मैंने कहा कि क्रोमेटोग्राफी में 2 फेजेस होते हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या होगा, पोलर होगा, मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बन के आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बन के आता है कि स्टेशनरी फेज में 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं हम। पूछ सकता है कि भाई स्टेशनरी फेज में हम कौन कौन से 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रेसिल जेल या सिलिका जेल बोल दो, और एक एल्यूमिनियम। तो ये 2 चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी फेज में क्रोमेटोग्राफी में, आपका ये। ठीक है, उसके बाद होता है, उसके बाद आता है कि एनालिटिकल टीएलसी का यूज़। तो ये आप पढ़ लेना, एनालिटिकल टीएलसी का जो यूज़ है। उसके बाद कि आता है कि जो क्रोमेटोग्राम इज रिकॉर्डेड यूजिंग आ ट्रेसिंग पेपर, कि जो क्रोमेटोग्राम है रिकॉर्डेड किससे किया जाता है, ट्रेसिंग पेपर से क्या करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि नेम दी 2 कॉमनली यूज स्टेशनरी फेजेस कौन है, क्रेसिल और सिलिका जेल और एलुमिना। ठीक है, अगर किसी चीज़ की हमें प्योरिटी देखनी है तो हम 2 चीज़ से प्योरिटी दे सकते हैं, या तो मेल्टिंग पॉइंट होता है या तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन एक और तीसरा चीज़ है एडिशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं प्योरिटी दे सकते हैं, वो है थिन लेयर ऑफ किससे, क्रोमेटोग्राफी से। किसे, थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी से भी हम क्या दे सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज़ है आपका। उसके बाद आता है कि मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली, अब ये तो हमने ये देख लिया कि प्योरिटी 2 चीज़ें से होती है, मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, और एक तीसरा एडिशन आ जाता है तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से आ जाता है। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट में कैसे पता लगाया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट का कैसे पता लगाया जाता है, तो इसका पता लगाया जाता है कैपिलरी ट्यूब से पता लगाया जाता है। ठीक है, जिसका मुँह ऊपर से खुला हुआ होता है, ये चीज़ होगी। उसके बाद आपका देख लेना कि मेल्टिंग पॉइंट से कौन सा क्या है रॉन्ग है। आपके 4 इसमें आ जाता है, इसमें से पूछ सकता है कि कौन सा सही है, तो इसमें ये वाला सही है। कौन सा सही है, अरे ये वाला आपका सही है। इफ़ द एडिशन ऑफ सैंपल ऑफ ए कंपाउंड ए, ठीक है, रॉन्ग, सॉरी क्या है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है, तो ये वाला गलत है, बाकी ये तीनों क्या है सही है। पूछ सकता है कि इसमें से भाई मेल्टिंग पॉइंट के उसमें कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है आपका। उसके बाद आ जाते भाई ये चीज़ कि 4 स्टेजेस फॉर एक्सपेरिमेंट प्रोसेस विच नीड्स कंसिडरेशन, कि जो एक्सपेरिमेंट प्रोसेस है उसके लिए 4 चीज़ें होती है, रिएक्शन, वर्कअप एंड आइसोलेशन, प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन करना, ये 4 चीज़ होती है। एक अब आता है ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में, जब हेलोजन की जो पूछ सकता है कि जो हेलोजन की जो पोजीशन है भाई वो कहाँ पर होती है, तो हेलोजन की पोजीशन या तो ऑर्थो पे होगी, क्या होगी, या तो ऑर्थो पे होगी या तो पैरा पे होगी। ये ऑर्थो होता है, ये आपका मेटा हो गया। ठीक है, एक बार रुक जाइए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन होगी जी। ठीक है, ये आपकी क्या है, मेटा पोजीशन होगी, और ये आपकी क्या होगी, पैरा। तो जो हेलोजन होते हैं कहाँ पर लगते हैं, ऑर्थो और पैरा पे ही लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अगर पूछ लिया जाए कि हेलोजन कहाँ पर लगता है, तो ऑर्थो और पैरा पे लगते हैं। उसके बाद ये है रिएक्शन है कि बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है और CH3, तो ये हमारा क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, एक हेलोजन है, और हेलोजन कहाँ पर लगेगा भाई, ऑर्थो पे। तो कहाँ पर लगे हैं, ये लगे हैं, ये एक यहाँ पर ऑर्थो और एक यहाँ पर ऑर्थो। ठीक है चीज़। बाकी मैं आपको बता दूँ, जो ये जितनी भी क्या है ऑर्गेनिक प्रिपरेशन है, ठीक है, ऑर्गेनिक जो प्रिपरेशन है ये सारी की सारी भाई आपको याद करने की जानी है। 6 ऑर्गेनिक प्रिपरेशन है,
और मान के चलिए कम से कम इसमें क्या है 4 से 4 तो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें से ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन कैसे बनता है, ठीक है। इसके लिए ये बनेगा तो इसमें क्या चीज़ बनती है, ये चीज़ है तो वो किससे बनाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ये आप देख लेना। जैसे एसेल्डिहाइड है, ये किससे बनाया जाता है, ये आपका एनिलीन से एसेल्डिहाइड बनाया जाता है। अगले प्रोसेस में क्या है, एसेल्डिहाइड से क्या बनता है, तो इसमें बनता है तुम्हारा पैरा बनता है, क्या बनता है, पैरा बनता है, ठीक है। ऑर्थो बनता है, ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है, लेकिन इसमें जो मेन होता है वो क्या बनता है, आपका पैरा मेन है, ठीक है। तो मैं आपको पहले दोबारा बता दूं कि भाई कि आपको 3 से 4 देखने को ये मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद करके जाना भाई ज़रूर कि किससे क्या बनता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एनिलीन से एसेल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो इसमें या फिर ये आपको इसमें ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स देने का कि भाई इससे रिएक्ट करने पर फिर क्या बना आगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये है स्टर को बनाने के 4 तरीके हैं, ये 1 2 3 4 और है क्या है स्टर, लेकिन मेन क्या है 2 तरीके हैं, ठीक है। आपको ये पूछ सकता है कि डायरेक्ट स्टरीफिकेशन में क्या बनता है, तो किससे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है, स्टर बनता है। या डायरेक्ट स्टरीफिकेशन में स्टर किससे बनाया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जाता है। और इस पर मैंने फिर आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं जो आपको क्वेश्चन इन्हीं में मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी एक मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये नोट कर लेना कि 2 नेप्थाइल बेंजोएट इज प्रिपेयर्ड बाय स्कॉटन बॉन्डमैन मेथड से तैयार किया जाता है, ये रहा। अब ये 2 नेप्थाइल बेंजोएट किससे बनाया जाता है, बेंजाइल क्लोराइड से बनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ है। बेंजोइक एसिड को दो तरीके बनाने के, ऑक्सीडेशन मेथड और हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रेट, लेकिन जो दिया है आपके लिए वो क्या, सिर्फ ऑक्सीडेशन मेथड में है आपका, ठीक है। ये चीज़ आपके कॉल पे स्कीमिट रिएक्शन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या बनता है, तो सैलिसाइलिक एसिड यहाँ पर बनता है, ठीक है। बी बेंजोक्विनोन ये हो गया आपका। उसके बाद 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाना, ठीक है। ये चीज़ अरे आपके लिए एक ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक है। यहाँ पर चीज़ है एक, मैंने आपको कहा कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना ऑर्थो और पैरा पे लगते हैं, ठीक है। किस पे लगते हैं आपके यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पे लगते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो मेटा पे लगते हैं, ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा होता है ना कि मैंने क्या कहा आपको, जो ब्रोमीन है ना वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी वो लगता है किस पे, फिर भी वो किस पे लगता है, ऑर्थो पैरा पे लगता है। यहाँ पर ये है कि तो हैलोजन क्लास ये दैमसेल बीइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो और पैरा पे लगता है। क्यों ये इसलिए लगता है, क्योंकि भाई यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस के कारण ये लगता है आपका, ठीक है। तो ये आपका जी, ये आपका था CHE8 का था, CHE8 का भाई आपका मैं फर्स्ट पार्ट है। इसके लिए एक और पार्ट यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ, सेकंड पार्ट, क्योंकि अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर ये मैं इसको करता तो वीडियो लंबी बन जाती और फिर आपको दिमाग में कुछ आता ही नहीं कि भाई क्या चीज़ पहले और क्या चीज़ बाद में, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूरा लेकर आने वाला था, लेकिन मैं लेकर नहीं आया कि भाई दिमाग में खिचड़ी जैसी बन जाएगी, क्योंकि आपके एक ही साथ 5-5 प्रैक्टिकल है। अब आप किस में बैक आ सकती है, किस में बैक नहीं आ सकती है, आप कितना पढ़ते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। ये अभी क्या CHE8 का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। और अभी भाई थोड़ा नया नया चैनल स्टार्ट करा हुआ है तो थोड़ा हिचक लग रही है पढ़ाने में, कहीं पर बीच बीच में अटक जा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी जो आपके दोस्त हैं जिनका भाई प्रैक्टिकल आने वाला है उसको आपको शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद उसके लिए भी लाभदायक हो, शायद वो भी मतलब ये बोल रहा कि भाई इतनी बुक कौन पढ़ेगा। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेकर आया हूँ भाई मैं आपके लिए, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई मेहनत तो थोड़ी लगती है, आप बोलोगे सोच रहे होंगे यार ये तो अपने वीडियो के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे को लगा कि करना चाहिए कि भाई इतना लंबा कौन पड़ेगा, और 5 चीज़ें प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए ये चीज़ है। CHE का पार्ट फर्स्ट है, मैं आपको फिर बोल दे रहा हूँ, CHE पार्ट सेकंड कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, इग्नू विद बेस्ट।